नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। इसी नोट पर आज हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ पलटवार नॉवल का पार्ट 11। इसके बाकी के 10 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पलटवार नॉवल का पार्ट 11। धीरज परमार अपने ऑफिस में मौजूद था और बड़े चिंतित भाव से सिगरेट के कश लगा रहा था। रात की उस घड़ी उसकी हाजिरी हमेशा बार में होती थी, क्योंकि बार बंद होने से पहले का वही वक्त होता था जबकि कोई नया कस्टमर टुन होकर माहौल ख़राब करने के हालात बना देता था। उस घड़ी वो ऑफिस में फ़ोन के सिरहाने इसलिए बैठा हुआ था क्योंकि उसे सिमरन के फ़ोन का इंतज़ार था। 12:30 बजने को थे, लेकिन सिमरन से उसकी कोई कम्युनिकेशन नहीं थी। उसका फ़ोन आ नहीं रहा था। वो फ़ोन करता था तो निरंतर घंटी बजती थी, जवाब नहीं मिलता था। 9:45 बजे उसने फ़ोन किया तो जवाब मिला था और सिमरन ने बताया था कि वो विमल खन्ना तब तक वहाँ नहीं पहुँचा था। उसके बाद किसी वक्त शायद फ़ोन ख़राब हो गया था। अब वो सस्पेंस से मरा जा रहा था कि काम हुआ था या नहीं। आधा घंटा पहले उसने अपने किसी आदमी को हरनबी रोड भेजने का ख्याल किया था, लेकिन फ़ौरन वो ख्याल छोड़ दिया था। बार बंद होने का टाइम करीब आ रहा था, जिसके बाद वो खुद ही हरनबी रोड जा सकता था। हो सकता था कि विमल खन्ना हरनबी रोड पहुंचा ही नहीं था, लेकिन अगर ऐसा था तो भी सिमरन को फ्लैट का टेलीफोन ख़राब होने के बावजूद उसे खबर करनी चाहिए थी। अपने सस्पेंस के लिए सिमरन को कोसने के अलावा फ़िलहाल वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी फ़ोन की घंटी बजी। आखिरकार उसने झपट कर फ़ोन उठाया और व्यग्र भाव से माउथ पीस में बोला, हेलो, काम हो गया। दूसरी ओर से कोई आवाज़ ना आई। हेलो, कौन सा काम बॉस? मर्दाना आवाज़। कौन बोल रहे हो भाई? पासी बोल रहा हूँ बॉस, रंजीत पासी। पासी? और भी कोई नहीं? पासी? क्या माजरा था? पासी, वो झल्लाया। कहाँ मर गया था? कहीं नहीं मर गया था बॉस, जवाब मिला। आप ही की खिदमत में था। मोबाइल पर जवाब क्यों नहीं देता था? मोबाइल ख़राब हो गया था, बैटरी बैठ गई थी, चार्ज नहीं पकड़ती थी। तो किसी और तरीके से फ़ोन लगा था? मौका नहीं लगा था। क्यों मौका नहीं लगा था? हालात ही ऐसे पैदा हो गए थे। मुझे पता है कैसे हालात पैदा हो गए थे। चौधरी तेरे कब्ज़े में आ गया था, इसलिए वो अब भी मेरे कब्ज़े में है। क्या? चाचा भतीजी दोनों इस वक्त मेरे साथ है। क्या? और तू कहाँ है? अपने फ्लैट पर। वहीं से फ़ोन लगा रहा है? हाँ, चौधरी और उसकी भतीजी मुग्धा भी वहाँ है। और मैं क्या बोला? सुनामपुर से कैसे निकला उन दोनों के साथ? निकला किसी तरीके से। मेरा ईश्वर जानता है कि कितना खतरा उठाकर, कितनी दुश्वारियाँ मोल लेकर निकला, लेकिन निकला। विमल खन्ना को धोखा क्यों दिया? धोखा? हाँ धोखा। उसकी गैर हाजिरी में क्यों खिसका? अच्छा, उस बात को धोखा बोल रहे हैं आप? हाँ, जवाब दे। क्योंकि मुझे वो आदमी ठीक नहीं लगा था, क्योंकि उसने कुछ ऐसी हरकतें की थी, कुछ ऐसी बातें की थी जिनसे मुझे लग रहा था कि वो जो कुछ कर रहा था आपके लिए नहीं, अपने लिए कर रहा था। अपने लिए कर रहा था? हाँ, अपने लिए क्या कर रहा था? उसकी चौधरी के आप तक पहुंचाने की कोई मंशा नहीं जान पड़ती थी। कैसे नहीं जान पड़ती थी? मैंने खुद उसे कलामपुर वाली कोठी के फ़ोन से मनकुटिया को फ़ोन लगाते सुना था। मनकुटिया को? हाँ। वो किस लिए? सोचिए, वो चौधरी को मनकुटिया को सौंपना चाहता था। सौंपना क्यों कहते हो बॉस? कहो कि बेचना चाहता था। ओह, इसलिए तूने उसकी गैर हाजिरी में चौधरी और उसकी भतीजी को लेकर निकल गया? हाँ, और पता नहीं कैसे कैसे खतरे झेल कर, कैसे कैसे धक्के खाकर अभी आधा घंटा पहले इधर सुभाष नगर अपने घर पर आकर लगा। मैं तो पहले ही कहता था कि पासी मेरे से दगा नहीं कर सकता था, लेकिन उसी की जिद थी कि। किसकी जिद थी? तू छोड़ वो किस्सा, अभी ये बता कि फ़ोन कैसे किया? क्या सिर्फ ये बताने के लिए कि चौधरी तेरे साथ फ्लैट पर है? नहीं, मेरा भी यही ख्याल था। और क्या वजह है? चौधरी आपसे सौदा करना चाहता है। सौदा? किस चीज़ का? सोने का। सोना उसके पास कहाँ है? नेविगेटर का, जो कि समुद्र से सोने की बरामदी करा सकता है। वो नेविगेटर का सौदा करना चाहता है? हाँ, इस हाथ दे उस हाथ ले जैसा सौदा करना चाहता है। कैसे? नेविगेटर उसके पास है? नहीं, कैसे हो सकता है? वो तो जेल में था। तभी तो मैंने पूछा। उसने नेविगेटर जहाँ छुपाया हुआ है वहाँ से आपके सामने आपको बरामद करके देगा। कहाँ छुपाया हुआ है ये बता देगा तो किस्सा ही ख़त्म नहीं हो जाएगा। बदले में क्या चाहता है? 10 करोड़ कैश और इंस्टेंट पेमेंट।
10 करोड़? कहता है कुछ भी नहीं है, सोने की फेस वैल्यू का सिर्फ 20% है। इतना तो सोने के मालिकान ने सोने की बरामदी या उसके सुराग के लिए इनाम मुकर्रर किया हुआ है। लेकिन इंस्टेंट पेमेंट, फ़ौरन 10 करोड़ की अदायगी, फ़ौरन पर उसका भरपूर जोर है। ये उसकी अहम तरीन शर्त है। रात की इस घड़ी 10 करोड़ रुपया मैं कहाँ से लाऊंगा? वो आपका सिरदर्द है। मैं ये सौदा कबूल नहीं करूंगा तो वो क्या करेगा? मनकोटिया से बात करेगा और यही पेशकश उसके सामने दोहराएगा। वो भी ना माना तो फ़ौरन पेमेंट के मामले में उसने भी मजबूरी जाहिर की तो मनकोटिया बड़ा सेठ है, उसे उम्मीद नहीं कि उसको फ़ौरन पेमेंट अरेंज करने में कोई परेशानी होगी। बल्कि वो तो कहता है कि अगर उसने मनकोटिया से बात करनी पड़ी तो 15 करोड़ की मांग करेगा। ऐसा है तो पहले मनकोटिया से बात क्यों नहीं करता? वो तो माल का ओरिजिनल खरीदार था। हाँ, लेकिन वो उसे नहीं जानता। वो कभी रूबरू उससे नहीं मिला, इसलिए नहीं जानता कि वो कैसा आदमी है। लेकिन आपको जानता है क्योंकि आप उसके दोस्त मोहन बाबू के दोस्त थे और मोहन बाबू ने ही उसको आपसे मिलाया था। लिहाजा अजनबी मनकोटिया के मुकाबले में दोस्त के दोस्त पर एतबार लाना उसे बेहतर जान पड़ता है। लेकिन उसने ये कैसे सोच लिया कि मेरी हैसियत 10 करोड़ की फौरी पेमेंट अरेंज करने की है? मैंने पहले ही अर्ज़ किया, ये आपका सिरदर्द है। आप नेविगेटर का अभी आगे मनकोटिया से सौदा कर सकते हैं और उससे 10 करोड़ रुपया एडवांस में हासिल कर सकते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, हरगिज़ नहीं कर सकता। नेविगेटर की वजह से वो तो चौधरी की ताक में है। मैंने उससे इस बाबत बात की तो वो चुटकियों में भाप जाएगा कि चौधरी मेरे कब्जे में था। फिर खीर में ऐसी भांजी मारेगा कि खीर पीछे सूंघने को दिखाई नहीं देगी। नहीं, मौजूदा हालात की तो मनकोटिया को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। फिर तो आप ही रकम का इंतज़ाम कीजिए। फर्ज कर किसी भी वजह से उसकी पेशकश को मनकोटिया भी ना माना तो वो ज़रूर मानेगा। अरे फर्ज कर मनकोटिया ना माना तो चौधरी क्या करेगा? सोने की मालिकान से कांटेक्ट करेगा और उनसे इनाम की रकम हासिल करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा? तू उसे करने देगा? बॉस, मैं उसे नहीं रोक सकता। क्यों भला? खुदकुशी की धमकी देता है क्या? उसके पास प्लास्टिक के खोल वाला एक कैप्सूल है जो वो मुंह में रखे है। कहता है वो घातक जहर का कैप्सूल है। उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती की गई तो वो कैप्सूल निगल जाएगा। ब्लफ है। एक जेल बर्ड के पास ऐसा कैप्सूल कहाँ से आएगा? कहीं से तो आया ही है। दांतों में दबा कर दिखाता है। ब्लफ है। जान देने की उसकी मजाल नहीं हो सकती। आप चाहते हैं मैं ये देखने के लिए उसे हड़काऊं कि उसकी मजाल होती है या नहीं? नहीं, तो फिर आता हूँ पूरी रकम के साथ। हाँ भाई, फ़ौरन इंतज़ाम कर लेंगे। कुछ तो करूँगा ही। आधे पौने घंटे में पहुँचता हूँ। ठीक है। कॉल बेल बजी। विमल दरवाजे की ओट में दीवार के साथ सटकर खड़ा हो गया। दरवाज़ा खोलो, वो पासी से बोला, लेकिन चौखट से बाहर कदम नहीं निकालना। पाँव अभी हवा में ही होगा कि गोली कनपट्टी में होगी। समझ गए? पासी ने सहमति में सिर हिलाया। परमार के अलावा कोई और आया हो तो हर हाल में उसे बाहर से ही चलता करना, भीतर हरगिज़ नहीं बुलाना। ओके? यस, आगे बढ़ो। उसने दरवाज़ा खोला। परमार ही आया था, लेकिन खाली हाथ। विमल का मन निराशा से भर उठा। उसे पूरी उम्मीद थी कि रात की उस घड़ी 10 करोड़ की फौरी पेमेंट का जरिया उसे वो ट्रंक ही सूझता जिसमें डॉलर में वो रकम बंद थी जो कभी जगमोहन की मिल्कियत थी। उस वजह से ही उसने मांग 10 करोड़ की मुकर्रर की थी। परमार ने भीतर कदम रखा तो पासी ने बड़े नर्वस भाव से उसके पीछे दरवाज़ा बंद किया। फिर परमार की निगाह विमल पर पड़ी। उसके नेत्र फट पड़े। उसका हाथ तत्काल अपनी पतलून की बेल्ट की तरफ बढ़ा। खबरदार, विमल हिंसक भाव से बोला। उसके उस एक्शन से ही विमल को यकीन हो गया कि वो ट्रंक साथ लाया था। रात के 1 बजे सुनसान सड़कों पर 10 करोड़ की रकम के साथ निकलने वाले शख्स को अपनी जान माल की सुरक्षा का ख्याल आना लाजमी था। तुम क्या? मैं तुम जिंदा हो? इसमें हैरानी की क्या बात है? मेरे पर बिजली गिरनी थी जो नहीं गिरी। ये गन पहचान ली? उसने अपने सूखे होठों पर जुबान फेरी। कोई बड़ी बात नहीं, अपनी चीज़ पहचान में आई जाती है। सिमरन? क्या सिमरन? क्या हुआ उसको? कुछ होना था, उसे मार डाला। मैंने उसकी उंगली भी ना छुई। ओह, वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला, तो फिर ये गन तुम्हारे कब्जे में कैसे आई? तोहफे में मिली। बिलेटेड गिफ्ट ऑफ न्यू ईयर, यू नो। लेकिन शट योर माउथ। उसके गले की घंटी उछली। उसने जोर से थूक निकली। फिर उसकी गिला करती निगाह फांसी की तरफ उठी। तूने मुझे धोखा दिया। मैं मजबूर था। फांसी फंसे कंठ से बोला। क्यों था? ये आदमी की तरह मेरे सिर पर आ खड़ा हुआ था, रेत की तरह। परमार के सारे जिस्म में ठंडक की लहर दौड़ गई। जो ये चाहता था मैं उस पर अमल ना करता तो ये मुझे शूट कर देता। चौधरी यहाँ नहीं है?
पासी ने इंकार में सिर हिलाया। सौदे की कहानी फर्जी थी। हाँ हाँ, दैट्स इनफ, विमल कर्कश स्वर में बोला। नो मोर बिकरिंग। परमार, लुक एट मी। परमार ने बड़े यत्न से विमल की तरफ निगाह फिराई। बेल्ट में गन है? परमार ने उत्तर न दिया। लगता है तुम्हें मरने की जल्दी है। हाँ, परमार तत्काल बोला। बाएं हाथ की तर्जनी उंगली और अंगूठे से थामकर उसे बेल्ट से निकालो। उसने निकाली। फर्श पर फेंको। उसने फेंकी। होकर से मेरी तरफ करो। उसने की। गुड, अब बोलो ट्रंक कहाँ है? ट्रंक? टीन का ट्रंक जो खैरगढ़ में मोहन बाबू की कोठी के तहखाने में दफन था, जिसे तुम्हारे भांजे पीयूष वर्मा ने वहां खोद कर निकाला था, जिसमें 100 डॉलरों के नोटों की 223 गड्डियां बंद हैं। तुम कौन हो? तुम्हें मालूम है मैं कौन हूं? कौन? फैंटम, द घोस्ट हु वॉक्स। तुमने पीयूष को शूट किया था और ये जानते बुझते कोई सबक ना लिया? राजनगर से ज़्यादा दूर निकल जाने की कोशिश ना की? लाश ठिकाने में दफनाई थी। अब तुम्हें शूट करूंगा, लेकिन लाश दफनाने की जहमत नहीं करूंगा। तुम क्या चाहते हो? अगर सिर्फ ट्रंक चाहते हो तो वो तो चाहता ही हूँ। और क्या चाहते हो? आस्तीन के सांप का सिर कुचलना चाहता हूँ। यार मार का वजूद खत्म करना चाहता हूँ। मैंने क्या किया है? तुम्हें नहीं मालूम तुमने क्या किया है? मेरा मतलब है कुछ नहीं किया है, सिवाय चोरी के माल के पोजीशन के। मैंने कुछ नहीं किया है। पोजीशन ऑफ स्टोलन गुड्स इज नॉट अ बिग क्राइम। बल्ले, ये इतना बड़ा अपराध तो नहीं कि मुझे मौत की सजा मिले। टू एड एंड अबेट अ मर्डर इज अ बिग क्राइम, फिट टू बी पनिश्ड बाय डेथ पेनल्टी। मर्डर? जो तुम्हारी वजह से भांजे ने किया, जो तुम्हारे हुक्म पर मेरी बाबत जानकारी हासिल के लिए मेरे होटल के कमरे में, जहां उसे हीरालाल हजरती नाम के शख्स ने देख लिया और तुम्हारे भांजे ने उसके सिर में शीशे की एस्ट्रे मारकर उसका खून कर दिया। अब क्या कहते हो? उसके मुंह से बोलना फूटा। करीब आओ। भारी कदमों से चलता परमार उसके सामने आकर खड़ा हुआ। दरवाजे की तरफ देखो। उसने देखा। उस कोशिश में उसे पूरे का पूरा दरवाजे की दिशा में घूमना पड़ा। विमल ने रिवॉल्वर को नाल की तरफ से पकड़ के उसका भरपूर प्रहार उसके सिर पर किया। तत्काल उसकी आंखें उलट गई और उसके घुटने मुड़ने लगे। विमल ने रास्ते में ही उसके धराशायी होते जिस्म को थाम लिया और एहतियात से उसे एक सोफे पर ढेर कर दिया। फिर वो सीधा हुआ और उसने पासी की तरफ देखा। पासी हक्का बक्का उसकी तरफ देख रहा था। मेरे लिए सहूलियत का काम यह था कि मैं तुम दोनों को शूट कर देता, लेकिन मैंने तुम्हें अभेदान दिया है, इसलिए इसे यहाँ शूट करके मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं खड़ी करना चाहता, लेकिन मैं इसे जिंदा भी नहीं छोड़ सकता। अभी तुमने इसकी बातें सुनी, लेकिन मुझे मालूम है कि समझी नहीं। ये मुझे जिंदा देखकर हैरान हो रहा था, क्योंकि इसने मेरे कत्ल की साजिश रची थी, जो कि मेरी खुशकिस्मती से बैकफायर कर गई थी। मौत की सज़ा के काबिल इसके गुनाह का जिक्र करते वक्त मैं इस बात का भी जिक्र करता कि इसने मेरे कत्ल करवाने की कोशिश की थी, तो ये साफ मुकर जाता। मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता कि मेरी मौत का सामान इसने किया था। मैं इसे जिंदा छोड़ दूंगा तो ये शेर हो जाएगा और फिर कोशिश करेगा। हो सकता है अगली बार इसकी कोशिश नाकाम ना हो, इसलिए इसका मरना ज़रूरी है। मैं स्टाइल से इसे खुदा के घर भेजना चाहता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। आप जो कहेंगे मैं करूँगा। सबसे पहले इसकी जेबें टटोलो और कार की चाबी बरामद करो। उसने वो काम किया। चाबी एस्टीम की निकली। जाके कार खोलो, विमल ने नया आदेश दिया। उसमें एक टीन का ट्रंक मौजूद होगा, उसे लेकर यहाँ आओ। ट्रंक भीतर पहुँचा। भीतर डॉलर के नोटों की मौजूदगी ने सिद्ध कर दिया कि वो जगमोहन का ही ट्रंक था। अब विमल बोला, हम इसे इसकी एस्टीम में डालेंगे और मैं उसे ड्राइव करूँगा। तुम अपनी कार पर मेरे पीछे आओगे। जाना कहाँ होगा? नेपियन हिल। वहाँ हम किसी तीखे मोड़ के पास इसको ऐसी बेहोशी की हालत में कार की ड्राइविंग सीट पर बिठाएंगे। स्टीयरिंग इसके हाथ में थमाएंगे। इंजन चालू करेंगे। गाड़ी को गियर में डालकर एक्सीलेटर पर ईंट रख देंगे और गाड़ी को पहाड़ी से नीचे गिरा देंगे। गाड़ी नीचे गहरी खाई में जाकर गिरेगी तो न गाड़ी का कुछ बचेगा और न ड्राइवर का। कल जब खबर आम होगी तो यही समझा जाएगा कि पहाड़ी सड़क के मोड़ पर गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल से निकल गई और जाकर गहरी खाई में गिरी। फिर क्या? अपनी कार पर तुम मुझे यहाँ वापस लेकर आओगे और मैं तुमको थैंक यू बोलकर ट्रंक के साथ यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा। ओह, एक आखिरी बात सुन लो। बोलो। अगर तुमने मेरी बाबत मनकोटिया को चेताने की कोशिश की तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। हो भी तो अमल करके देखना। मैंने तुम्हें सिर्फ चेताया है, किसी अमल पर पाबंदी नहीं लगाई। मेरा अमल का कोई इरादा नहीं, मैं चेता ही रहूँगा। गुड। रात 2:30 बजे विमल होटल में आकर लगा। उसने रिसेप्शन पर से चाबी मांगी तो चाबी के साथ उसे एक बंद लिफाफा भी थमा दिया गया।
रिसेप्शन से परे हटकर उसने लिफाफा खोला और भीतर से चिट्ठी बरामद की। चिट्ठी पर लिपस्टिक से बनाए गए और मोटे अक्षरों में दर्ज था, थैंक यू, आई लव यू, सुहानी मालदार चौहान, मंगलवार 5 जनवरी रात 12:30 बजे। गुड। उस चिट्ठी का स्पष्ट मतलब था कि सुहानी ने सिमरन के फ्लैट से रकम बरामद कर ली थी। कृतज्ञता ज्ञापन के लिए वो होटल में आई थी। उसे वहां मौजूद न पाकर लिपस्टिक में लिखा वो थैंक यू नोट छोड़ गई थी। उसे होटल का पता मालूम होना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो साई की तरह उसके पीछे लगी रही थी तो शुक्रवार को यकीनन वहां भी पहुंची थी। उसने लिफाफे और चिट्ठी का पुर्जा करके पुर्जे एक डस्टबिन में डाल दिए। चैप्टर 4। बुधवार 6 जनवरी, राजनगर, मुंबई, नॉर्थ शोर। अगले रोज विमल बहुत लेट 10:15 बजे सोकर उठा। उस दिन का सबसे पहला काम उसने ये किया कि कलाकार विकास गुप्ता का नंबर डायल किया। तत्काल उत्तर मिला। मैं वो शख्स बोल रहा हूँ, विमल फ़ोन में बोला। पिछले साल 21 दिसंबर को, जिससे तुम मुंबई में चैम्बूर में मिले थे। जवाब में तीखी सिसकारी सुनाई थी, जिसने सर्वजन हिताय पेशकश कबूल की थी। समझ गए? या पेशकश भी बताऊं कि क्या थी? समझ गया। कहाँ है सर? तुम्हारे शहर में ही हूँ। यहाँ राजनगर में? हाँ। यकीन नहीं आता कि आप मेरे इतने करीब हैं। तुमने कहा था कि मैं कभी तुम्हारी ज़रूरत महसूस करूँ तो तुम्हें कॉल लगाऊं। सो नाइस ऑफ यू सर। आपने तो मेरी बेपनाह इज्जत बढ़ा दी। मैंने तो यूं ही अपना मोबाइल नंबर पीछे चैम्बूर में छोड़ा था। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा आदमी कभी खुद मुझे फ़ोन लगाएगा। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, मैं बहुत मामूली इंसान हूँ। ना होता तो इस घड़ी मदद का तलबगार ना होता। आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? बहुत बड़ी मदद कर सकते हो। क्या? मुलाकात पर बताऊँगा। तुमने कहा था बावक्ते ज़रूरत सिर के बल दौड़े चले आओगे, लेकिन आराम से पाँव चल कर भी आओगे तो चलेगा। कहाँ आना होगा? होटल शाहजहाँ। अभी 10:20 हुए हैं। 11 बजे मुझे लॉबी में मिलना। ब्रेकफास्ट इकट्ठे करेंगे। आई विल हैव द ऑनर सर। यू आर वेलकम। थैंक यू। सी यू। ठीक 10:30 बजे शहजाद दादरवाला के मोबाइल की घंटी बजी। उसने स्क्रीन पर निगाह डाली तो उस पर एक अनजाना नंबर दर्ज पाया। सुहाब का दिया लैपटॉप उसके सामने रखा था और वह सुबह से ही रह रहकर उसकी स्क्रीन को मॉनिटर कर रहा था। उसने कॉल रिसीव की। दादरवाला? पूछा गया। हाँ, नदीम हड्डी बोलता हूँ। बड़ा बाप बात करेगा। इनायत दफेदार? वहीच। थैंक यू। मैं अभी। फिर नई आवाज़ आई। हेलो, दफेदार बोलता हूँ। गुड मॉर्निंग। किधर है? फोर्ट में, अपने ऑफिस में। हड्डी मेरे को बोला तुम मेरे से रूबरू मिलना मांगता है। हाँ, वो क्या है कि? मैं सुना क्या है? मेरे को तो मेरे से रूबरू मिलना कबूल, पर टेम खोटी किया तो, खाली पीली बोम मारा तो ऐसा नहीं होगा। ऑनेस्ट ऐसा नहीं होगा। फिर ठीक है, मैं 20 मिनट में पहुंचता हूं। उसने संबंध विच्छेद किया। लैपटॉप की स्क्रीन पर फिर निगाह डाली और वो SOS नंबर पंच किया जो इरफान ने उसे दिया था। तत्काल उत्तर मिला। दादरवाला बोलता हूँ। वो जल्दी से बोला। अभी कांटेक्ट हुआ। लैपटॉप पर स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला। वो तुलसी पाइप रोड पर प्लाजा सिनेमा के बाजू में होटल कावेरी में है। ठीक है। दादरवाला ने संबंध विच्छेद कर दिया। अब चौधरी बोला। अंकल, एक बार फिर सोच लीजिए। मुग्धा व्याकुल भाव से बोली। अभी कितनी बार फिर सोचूं? चौधरी झल्लाया। ये मेजर कदम है, गंभीर मसला है, इसलिए तू मुझे कंफ्यूज न कर, नर्वस न कर। कल मैंने तेरी बात मानी कि नहीं मानी? मानी, लेकिन तो अब तू मेरी बात मान। पानी का ग्लास मुझे दे दे। लरजते हाथों से मुग्धा ने उसे ग्लास थमाया। चौधरी ने B10 50 की स्ट्रिप पर से 3 गोलियां उखाड़ी और पानी के साथ निसंकोच उन्हें निगल गया। आधे घंटे में गोलियों ने उस पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। उसे बेचैनी होने लगी, पसीना आने लगा और छाती में दर्द उठने लगा। 10 मिनट बाद सारे जिस्म में कंपकपी फटने लगी। मुग्धा मुंह बाएं उसमें होता हर परिवर्तन देख रही थी। अब कर जो करना है, चौधरी हाँफता हुआ बोला। मुग्धा ने सहमति में सिर हिलाया और उठकर दरवाजे पर पहुंची। उसने कमरे के बाहर से बंद दरवाजे को जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। दरवाज़ा खुला। भेड़िए जैसी शकल वाला मनकोटिया का एक आदमी दरवाजे पर प्रकट हुआ। क्या है? वो शुष्क स्वर में बोला। मेरे अंकल को दिल का दौरा पड़ा जान पड़ता है। मुग्धा व्याकुल भाव से बोली। कुछ करो। मैं करूं? वो हड़बड़ाया। अरे कोई कुछ करो, अंकल पहले से ही हार्ट के पेशेंट है। फौरन कुछ न किया गया तो मर जाएंगे। लेकिन इस कमरे में घुटन है, क्योंकि तुम लोगों ने खिड़कियां यूं बंद की हुई है कि वो भीतर से खुलती नहीं है। इन्हें कम से कम किसी हवादार जगह पर तो पहुंचाओ। वो हिचकिचाया।
क्या नाम है तुम्हारा? मुग्धा सख्ती से बोली। क्यों पूछती हो? ताकि मनकुटिया साहब को पता लग सके कि उनका मेहमान किसी नालायकी से मरा। मैं करता हूँ कुछ। नाम फिर भी? भोला। भोला। मुग्धा ने नाम दोहराया। अब हिलो। भोला ने आगे बढ़कर चौधरी को बेड पर से उठाकर खड़ा किया, अपनी एक बाँह उसकी बगल में पिरोई और उसको बाहर की तरफ चलाने लगा। बाहर एक विशाल ड्राइंग रूम था जिसकी खुली खिड़की में से समुद्र का नज़ारा हो रहा था। उसने एक सोफे पर चौधरी को अधलेटा सा डाल दिया। उस वक्त चौधरी का चेहरा राख की तरह सफ़ेद था और उसे सांस फंस फंस कर आ रही थी। मुग्धा आतंकित हो उठी। वो दौड़कर वापस बेडरूम में गई और वहाँ से पानी का गिलास भर के लाई। उसने अंकल को सहारा देकर सीधा किया। अंकल, वो व्याकुल भाव से बोली, पानी पियो। चौधरी ने पानी पीने की कोशिश की तो उसका शरीर इतनी जोर से कांपा कि पानी हलक में कम गया, बाहर ज़्यादा बिखरा। भोला करीब खड़ा गौर से सब नज़ारा कर रहा था। इनकी हालत बिगड़ रही है, मुग्धा घबरा कर बोली। भोला खामोश रहा। अरे सुन रहे हो? सुन रहा हूँ, वो बोला। तो कुछ तो करो। क्या करूँ? इन्हें अस्पताल पहुँचाऊँ? मैं? और कौन? कोई और यहाँ है तो उसको बोलो। हमें ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर नहीं है तो क्या करोगे? अपनी आंखों के सामने इन्हें मर जाने दोगे? मैं साहब को खबर करता हूँ। नदीम हड्डी के चेहरे पर उलझन के भाव थे। कोई बात उसे खटक रही थी लेकिन सूझ नहीं रही थी। फिर एकाएक सूझी। बाप, वो तेजित स्वर में बोला। क्या है? दफेदार भुनभुनाया। वो भीड़ू शहजाद दादर वाला जिससे फ़ोन पर अभी बात करेला था, जो मुलाकात के वास्ते इधर होटल में आना मांगता है। हाँ, वो ये तो पूछा ही नहीं कि किधर आने का था। क्या? तो बोला तेरे को उससे रूबरू मिलना। पर तू ये किधर बोला कि उसको किधर पहुंचने का था? वो ये किधर पूछा उसको किधर पहुंचने का था? दफेदार को जैसे सांप सूंघ गया। वो तो ये भी बोला 20 मिनट में पहुंचता हूँ। उसको कैसे मालूम कि फोर्ट में जिधर वो था उधर से इधर 20 मिनट में पहुंचा जा सकता था? कैसे मालूम? बाप सोचता है ना। तू सोच, मैं बाथरूम जाके आता है। विमल और विकास गुप्ता ने होटल की लॉबी में मौजूद रेस्टोरेंट में खामोशी से ब्रेकफास्ट किया। विकास गुप्ता ने यूं जैसे अपने आराध्य देव से प्रसाद पा रहा हो। तुम बहुत गुणी व्यक्ति हो। आखिरकार विमल बोला। मेरा दिल गवाही देता है कि तुम मेरा एक काम कर सकते हो। आप काम बोलिए। विकास व्यग्र भाव से बोला। काम में जोखम है, पकड़े जाने पर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, जवाबदेही भारी पड़ सकती है। सर आप काम बोलिए। एक बड़ी रकम मुंबई पहुंचानी है। 2 नंबर की? जाहिर है 1 नंबर की होती तो प्रॉब्लम किधर थी। मैं भी तुम्हारी तरह बैंक ड्राफ्ट बनवा लेता। सॉरी, इतनी बड़ी रकम डिक्लेयर किए बिना प्लेन से नहीं ले जाई जा सकती। तुम मेरी रिप्यूट से नावाकिफ नहीं हो, इसलिए समझ सकते हो कि लंबी रेल या रोड जर्नी में मेरे पहचान लिए जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर मेरा भी काम हो जाएगा और रकम का भी। नहीं? जी हाँ, रिस्क तुम्हारे लिए भी है लेकिन मेरे मुकाबले में कम है। आप मेरी फिक्र ना कीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप ये बताइए कि रकम किस सूरत में है, कहाँ और आप कब और कैसे मुझे रकम सौंपेंगे? रकम यहीं मेरे होटल के कमरे में है, एक टीम के मीडियम साइज़ के ट्रंक में है। अभी यहीं तुम्हें सौंपूंगा और वो $100 की 223 गड्डियों में है। गुड, फिर तो बल्क कम होगा लेकिन रिस्क ज़्यादा होगा। इतनी बड़ी रकम फॉरेन करेंसी में। आप रिस्क की फिक्र ना करें, खाली मेरी 2 बातों का जवाब दें। पूछो। इतनी बड़ी रकम आप यूं ही मुझे सौंप देंगे? और कैसे सौंपूंगा? रसीद लेके? 2 गवाहों की मौजूदगी में? अरे भाई, एतबार वाली तो कोई बात ही नहीं है, ये तो व्यवहारिक बात है। तुम परोपकारी पुरुष हो जिसने कि सर्वजन हिताय 6 करोड़ रुपया दान किया। कोई परोपकारी पुरुष दान करता है तो क्या उसे वापस वसूलने की जुगत करने लगता है? परोपकार को दान की रकम 2 गुना करके जरिया मानने लगता है? आई एम सॉरी। दूसरी बात बोलो, आप रकम डॉलर में ही चाहते हैं? क्या मतलब? डॉलर के जो नोट आप मुझे सौंपेंगे आप वही आगे पहुंचे देखना चाहते हैं? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। ये पैसा भी और पैसे की तरह चैरिटी के काम आने के लिए होगा, पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा। पब्लिक डॉलर का क्या करेगी? बजा फरमाया। फिर तो काम आसान है और समझ लीजिए कि रिस्क भी कोई नहीं। कहाँ पहुँचाना होगा? वहीं जहाँ तुम पहुँचे थे, चैम्बूर में। हाँ, किसको सौंपना होगा? मेरे उन 2 जोड़ीदारों में से किसी को जो तुम्हारी मेरी मुलाकात के वक्त मेरे दाएं बाएं विराजमान थे। नाम इरफान अली खान और सुहाब अली खान। वो दोनों वहाँ ना उपलब्ध हो तो जो कोई भी वहाँ ड्यूटी पर हो। जो कोई भी? हाँ, सब भरोसे के आदमी हैं। ठीक है, तुम्हारी बातों से लगता है कि जो रकम मैं तुम्हें यहाँ सौंपूंगा वही मुंबई नहीं पहुँचेगी, उसके बराबर की रकम वहाँ डिलीवरी होगी। यस सर, लाइक मनी ऑर्डर।
फिर तो मुझे तुम्हारी मदद की कम से कम एक बार फिर ज़रूरत पड़ सकती है। जितनी बार मर्जी पड़े सर, लेकिन हो सकता है अगली बार डॉलर की जगह गोल्ड हो। नो प्रॉब्लम सर, आप गोल्ड चाहेंगे तो आगे गोल्ड डिलीवर होगा, उसके बराबर की रकम चाहेंगे तो आगे रकम डिलीवर होगी। गुड। अब एक आखिरी सोशल सवाल मेरा, फरमाइए, तुम्हारी शरीके हयात क्या नाम था उसका? शबनम। हाँ शबनम, वो कैसी है? बढ़िया है। रात को खाना हमारे साथ खाइए, उसे आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी। यहाँ मेरा बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, टाइम निकला तो मैं फ़ोन करूँगा। ज़रूर लगाइएगा सर, मुझे आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। शब्बो को तो मेरे से भी ज़्यादा। शब्बो? शबनम। सर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अपने शहर में मैं आपके रूबरू हूँ। फ़ोन पर भी ऐसा ही कुछ कहा था। मेरे को तो ये उम्मीद नहीं थी कि ज़िंदगी में कभी दोबारा मेरी आपसे मुलाकात होगी। आज आपने मुझे जो इज्जत बख्शी है उसे मैं ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। अरे भाई, इज्जत तो तुमने मेरी की है, जो मेरी खातिर इतना बड़ा, इतना जोखम भरा, इतना फसादी काम करना कबूल कर रहे हो। आपकी खातिर नहीं सर, उन ज़रूरतमंदों की खातिर। आखिरकार ये पैसा जिनके काम आएगा। चलो ऐसे ही सही, अब आओ तुम्हें ट्रंक सौंपूं। वो उठा और विमल के साथ हो लिया। अपने दर्जन भर चुनिंदा आदमियों के साथ आंधी तूफान की तरह इरफान अली तुलसी पाइप रोड पहुंचा। प्लाजा सिनेमा के बाजू का होटल कावेरी एक छोटा सा 5 मंजिला होटल निकला, जिसे खामोशी से घेर लिया गया। फिर परचूरे, पीचड़, बुझेकर और मतकरी के साथ इरफान ने भीतर कदम रखा। होटल का छोटा सा रिसेप्शन एरिया उस घड़ी खाली था। रिसेप्शन काउंटर के पीछे एक सूटधारी युवक मौजूद था, जो उनके आगमन पर मशीनी अंदाज से मुस्कुराया। इनायत दफेदार इरफान सांप की तरफ फुफकारा, कौन से कमरे में है? इस नाम का कोई आदमी इधर नहीं ठहरा हुआ। सहमा सा रिसेप्शन क्लर्क बोला। वांदा नहीं, जो भीड़ू बिना सामान इधर पहुंचा वो कौन से कमरे में है? ऐसा कोई 302, एकाएक मतकरी बोला। क्या? इरफान बोला। पीछे के बोर्ड पर खाली कमरों के हुक पर उनकी चाबी टंगी दिखाई दे रही है। 302 में किसी के नाम का कार्ड नहीं लगा हुआ, फिर भी हुक पर चाबी नहीं है। इरफान ने गन निकालकर क्लर्क के माथे से सटा दी। 1 सेकंड में बोल, वो 302 में है? हाँ, संभालो इसे, इरफान पीचड़ से बोला। पीचड़ रिसेप्शन पर से कूदकर पार पहुंचा। उसने अपनी गन का क्लर्क की कनपट्टी पर एक भरपूर वार किया तो उसके घुटने मुड़ने लगे और वो फर्श पर यूं ढेर हुआ कि उसका शरीर काउंटर की ओट में छुप गया। 2 जने सीढ़ियों से इरफान ने आदेश दिया, मतकरी मेरे साथ। परचूरे और बुझेगा सीढ़ियों की तरफ लपके। इरफान मतकरी के साथ लिफ्ट में सवार हुआ। लगभग एक साथ वो सब तीसरी मंजिल पर पहुंचे। गलियारा खाली था। वो सब 302 नंबर के सामने पहुंचे। इरफान के इशारे पर मतकरी ने हौले से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा खुला था। मतकरी ने इशारे से बताया कि भीतर कोई नहीं था। सब दबे पांव भीतर दाखिल हुए। बाथरूम से शावर चलने की आवाज़ें आ रही थी। इरफान के इशारे पर मतकरी ने बाथरूम का दरवाज़ा हौले से खोला। शावर का प्लास्टिक का पर्दा उसके आगे तना हुआ था और अब दरवाजे पर उसके पीछे शावर चलने की आवाज़ तेज हो गई थी। गर्म पानी की वजह से बाथरूम में धुंध सी छाई हुई थी। इरफान ने सबको इशारा किया। सबने शावर पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। शावर के पर्दे में छेद ही छेद दिखाई देने लगे। फिर भी वहाँ शावर चलने के अलावा कोई आवाज़ नहीं थी। इरफान ने आगे बढ़कर एक झटके से पर्दा एक और सरकाया। पीछे कोई नहीं था। फिर उसकी निगाह कमोड पर पड़ी। कमोड के ढक्कन में एक चाकू पेवस्त था, जिसकी नोक में शहजाद दादरवाला को सौंपा गया माइक्रोडॉट कंप्यूटर चिप वाला विजिटिंग कार्ड पिरोया हुआ था। मनगोटिया ने फोन पर भोला की बात सुनी तो उसका मन वितृष्णा से भर उठा। इसने भी अपनी हालत अभी बद करनी थी। आज उसे उम्मीद थी कि चौधरी की जिद टूट जानी थी और उसने उसकी मौजूदगी में या गैर मौजूदगी में नेविगेटर को उसकी खुफिया जगह से बरामद कर लाना था। इस काम के लिए उसे प्रोत्साहन देने को उसका नॉर्थ शोर जल्दी पहुंचने का इरादा था, लेकिन उसका पिछले रोज का काम, जिसमें कि वो सारा दिन मशरूफ रहा था, अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ था। इसलिए वो उधर का रुख नहीं कर सका था। और अब भोला चौधरी की बाबत वो मनहूस खबर सुना रहा था। तूने? वो फ़ोन में बोला। तो तस्दीक की वो बुरी हालत में है? हाँ साहब, जवाब मिला। कितनी बुरी हालत में है? देखने में कैसा जान पड़ता है? साहब, देखने में तो ऐसा जान पड़ता है जैसे कि अगली सांस नहीं आने वाली। अच्छा, हो क्या रहा है उसे? छाती में रह रहकर भीषण दर्द उठ रहा है, जिसमें कंपकपी छूट रही है। चेहरा लाश जैसा लगने लगा है। सांस फंस फंस कर आती है। साहब, मेरे को तो लगता है कि फ़ौरन कुछ न किया गया तो वह चल होके ही रहेगी। साहब, आप आके कुछ कीजिए। मैं कुछ करूं? मैं क्या डॉक्टर हूं? और फिर मैंने क्या पड़ोस से आना है? जैसी तू उसकी हालत बता रहा है, मेरे वहाँ पहुँचने तक क्या वो बचेगा? साहब, तो मैं क्या करूं?
उसे गाड़ी में डाल और डॉक्टर के पास लेके जा। कौन से डॉक्टर के पास? नॉर्थ शोर से जो सड़क झेरी की तरफ जाती है उस पर दुग्गल नर्सिंग होम है, तो उसको वहाँ लेके जा। मैं तब तक फ़ोन पर डॉक्टर दुग्गल को मरीज़ की आमद से खबरदार करता हूँ। साहब, ये खास मरीज़ है, वहाँ कोई पंगा तो नहीं होगा? पंगा ना हो इसलिए वहाँ भेज रहा हूँ। डॉक्टर दुग्गल मेरा दोस्त है, वो मेरे से बाहर नहीं जाएगा, वहाँ जो होगा सीक्रेटली होगा। फिर ठीक है। और साहब, लड़की क्या? वो साथ जाना चाहे तो उसे साथ नहीं ले जाना है। वो जिद करे तो पड़ी करती रहे। मरीज़ वो नहीं, उसका अंकल है, इसलिए नर्सिंग होम उसके अंकल का जाना ज़रूरी है, उसका नहीं। उसे बदस्तूर वहाँ बंद करके रखा जाए, ये मेरा हुक्म है, समझ गए? हाँ साहब, कोताही ना हो। नहीं होगी साहब, मुझे ये सुनने को ना मिले कि तुम एक लड़की को ना संभाल सके। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा साहब। मुझे अंकल की ज़रूरत ना होती तो मैं मरने देता कमबख्त को, लेकिन उसका ज़िंदा रहना ज़रूरी है, इसलिए जल्दी से जल्दी उसके साथ वहाँ से हिल अभी साहब। तो दोस्तों, ये था पलटवार नोवेल का 11वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।